अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 को आज हमने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप लोग के टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है तो नंबर 1 मैंने चैप्टर 2 का एक क्विज फॉरवर्ड किया है जिसमें 70 क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, क्लास में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर लें या घर ले जाएं, उनको प्रिंट करवा लें या सॉफ्ट कॉपी में ले लें, जैसे भी है। ये अब आपके ऊपर है कि आपने उस क्विज को क्लास में या घर पे परफॉर्म करना है। होगा क्या कि चैप्टर 2 में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, मैंने 1 लाइन के अंदर उनका मैंने क्वेश्चन किया है और एक लफ्ज़ में आपने उसका जवाब देना है। चाहे क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम करके कंपटीशन करवा लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपने उन 70 क्वेश्चंस को अगर आपने आंसर कर दिया, इसका मतलब ये गारंटी है कि आपको चैप्टर 2 समझ आ गया। इसी तरह चैप्टर 3 में भी मैं क्विज दूंगा एंड पे, टेस्ट के बाद होगा क्विज हमेशा टेस्ट के बाद होगा। अच्छा, सेकेंडली मैं आप ये कहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं टीचर्स क्लास में हैं, आज मैं तकरीबन आपको 10-15 मिनट पहले ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा, ताकि आप अपने तरीके से जैसे आप बेहतर समझते हैं बच्चों की क्यूरीज को क्लास में डिस्कस करें। मेरे साथ कनेक्ट कराना, मैं इधर ही खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो अच्छा, किताब में से बस इस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा कि किताब में जो कंटेंट लिखा है वो एक रिदम में लिखा होता है, लेकिन जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपने बच्चों की साइकी को सामने रखते हुए आपने कुछ चीज़ें पहले पढ़ानी होती है, कुछ चीज़ें बाद में पढ़ानी होती हैं। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किताब में से अगर क्लास में कुछ डिस्कस करना है तो वो क्या डिस्कस करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर में के बारे में बात करनी है, और इस पूरे चैप्टर में हमें इस टाइमलाइन का बड़ा ख्याल करना है कि सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में बात की थी वो डेमोक्रिटस था। उसके बाद जॉन डाल्टन आया, उसने एटम के बारे में बोला इट्स लाइक अ बिलियर्ड। उसके बाद प्लम पुडिंग, जॉन डाल्टन और प्लम पुडिंग, इसके दरमियान में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, वो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं आज वीडियो में। प्लम पुडिंग मॉडल के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। उसके बाद बोहर ने आकर बोला नहीं, एटम के बाहर तो बाकायदा एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं। उन शेल्स को उसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, वैसे ही ये एनर्जी लेवल्स के स्टेप्स होते हैं। हर एक एनर्जी लेवल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक खास एनर्जी में रहेगा। बाद में जाके क्वांटम मॉडल आया, वो अभी हम उसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे अभी के स्कोप से बाहर है। आज का जो हमारा SLO है वो जरा देख लें। सबसे पहले SLO है, एक्सप्लेन करना है हमने द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस containing न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन शेल। बाय द वे, इस SLO को तो हमने कल ही कंपाइल कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर उसके शेल्स हैं। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं में आप एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ के आए हैं। दूसरा SLO क्या है जो आज हमने डिस्कस करना है? स्टेट द रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, मास कितना है। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है और मास कितना है। इस SLO को आज हम देखेंगे। थर्ड SLO है, इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब एटॉमिक पार्टिकल, देयर मासेस एंड चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या रिलेशन है बिटवीन देयर मैसेस एंड बिटवीन देयर चार्जेस। आखिरी SLO है आज का हमारा, illustrate the path that positively and negatively charged particle would like under the influence of uniform electric field। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों को गुजारेंगे और देखेंगे उनकी हरकत पे क्या फर्क पड़ता है। 4 SLOs हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स, कल मैं आपको ये बता चुका था, ये वाला SLO हमने पढ़ लिया था
कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, और मैं ये भी बताया था आपको कि हम एज अ साइंटिस्ट डे 1 नहीं जानते थे कि एटम ऐसा होता है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस 100 साल से ज्यादा का अरसा लगा हमें एटम की इस शक्ल तक पहुंचने के लिए। तो आपने ये नहीं समझना कि कोई भी साइंटिस्ट उठा और उसने उठते साथ ही कहा कि एटम ऐसा होता है। ये कंप्लीट एक हिस्ट्री है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। आप लोगों को जरूरत नहीं है हिस्ट्री पढ़ने की, आप लोगों को जरूरत है आगे बढ़ने की। हिस्ट्री ने जो किया वो कर लिया। हिस्ट्री ने एटम की शक्ल ऐसी बताई, दिखाई, उसने बताया कैसे यहां तक पहुंचे। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। हमारे लिए आज के दौर में इंपॉर्टेंट क्या है जानना, इससे आगे क्या है। मतलब अब जो एटम है एग्जैक्टली उसकी शक्ल को हम जान चुके हैं। फर्दर उस एटम की खसूसियात क्या है, वो रिएक्शन कैसे करता है, ये है प्रोग्रेशन। हमने इस पे बात करनी है ज्यादा। हमारे एसएलओस भी इस चीज पे जोर देते हैं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपने काम की बात पढ़नी है जो आगे लेके जाए आपको। ठीक है, तो याद रखिए हिस्ट्री पे हमने ज्यादा जोर नहीं देना। अब सबसे पहले अगर आप अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने कल आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसको मैंने सिमुलेशन के साथ दिखाया था। तो सब बच्चे अपने क्लास टीचर को बताएं कि यहां पर ये रेड बॉल और जो ब्लू बॉल है, डाल्टन ने क्या बोला था? शाबाश, डेमोक्रिटस ने तो बोला कि हर मादा एटम से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने क्या बोला था? शाबाश, अपने अपने क्लास टीचर्स को बताएं। शाबाश। रेड और ब्लू डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पर रेड और ब्लू इट्स लाइक अ बिलियर्ड बॉल। रेड डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन एटम्स को और ब्लू डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन एटम्स को। डाल्टन से कहना चाह रहा था कि ऑक्सीजन भी एक मैटर है, नाइट्रोजन भी एक मैटर है। हर मैटर चूंकि एटम से मिलकर बनता है तो ऑक्सीजन के एटम्स नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के एटम और नाइट्रोजन के एटम सेम है। फिर उसने डाल्टन ने अगली बात क्या बोली कि एक एटम को दूसरे एटम में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये उसका ख्याल था, लेकिन आज के दौर में यह मुमकिन है कि एक एटम को दूसरे एटम में भी तब्दील किया जा सकता है। लेकिन ये उसका ख्याल था डाल्टन का। कई सदियों पहले वो समझता था कि एक एटम को दूसरे एटम में तब्दील नहीं किया जा सकता। तीसरी उसने बात क्या की जो आज भी सच है कि डिफरेंट तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या तश्कील करते हैं? कंपाउंड। ये आज भी हमें पता है। तो ये डाल्टन ने जो जो कहा उस पर मैंने बात कर दी। अच्छा, आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी हमारा एक एसएलओ है, ये देखें, ये लास्ट एसएलओ है। अभी आज हम इस पर भी बात करेंगे, इसलिए मैं साथ बता देता हूं। एसएलओ है, एक्सप्लेन करना है हमने डेट एटम एटॉमिक मॉडल्स, यानी एटॉमिक मॉडल्स जो है हिस्ट्री के अंदर इज एन एड, कैसे उन्होंने हमारी मदद की टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की साख्त को समझने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटॉमिक मॉडल्स थे उन्होंने हमारी कैसे मदद की, इस चीज की भी वजाहत करनी है। क्योंकि ये एसएलओ का पार्ट है तो हमने एसएलओ को सामने रखते हुए ही अपने लेक्चर को देखना होता है। तो मैं बार बार एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस करूंगा क्योंकि ये हमारे एसएलओ में भी है। तो वापस चलते हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा वो समझ आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको इस सिमुलेशन पे ले जाता हूं। नहीं, इस पे डेवलपमेंट, हाँ जिसको प्ले करते हैं। कल भी हमने सिमुलेशन देखी थी, तरतीब से आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ 10 मिनट मजीद आपके लूंगा, बाकी आपके टीचर आपको क्लास में गाइड करेंगे। बस आपने सिमुलेशन से कुछ चीजें समझनी है। कल मैंने आपको यह दिखाया था, यह मॉडल डेमोक्रिटस ने दिया था। डाल्टन ने आके क्या कहा, यह कहा जो हमने भी डिस्कस किया दोबारा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया थॉमसन। थॉमसन ने आके क्या कहा था कि डाल्टन ने जो कहा था ना एटम बिलियर्ड बॉल की तरह होते हैं, थॉमसन ने आके कहा कि इसके अंदर इस एक ए बी सर्कल के अंदर चार्जेस भी होते हैं।
कौन कौन से चार्जेस होते हैं बेटा? नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। इस चीज को मैं आज एक सिमुलेशन की मदद से साबित करने लगा हूं कि उसने तजर्बा क्या किया। एसएलओ में नहीं है, डिमांड नहीं है, लेकिन चूंकि हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हम डाल्टन से थॉमसन पे आएंगे, तो थॉमसन ने जो शक्ल बताई एटम की, उसके अंदर चार्जेस भी हैं, तो हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि चार्जेस कहां से आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखा देता हूं कि कैसे तजर्बा किया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पहचानने के लिए या डिस्कवर करने के लिए। तो आप जरा उस तजर्बे को देख लें, जरा सिमुलेशन प्ले करें, गूगल पे जाएं। लें जी, आपकी बुक में भी ये प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, आप इसको देख भी लें जरा एक दफा। अभी 1 मिनट, हाँ जी प्ले होगी, इसको इधर करें जरा जी स्टूडेंट्स। तो इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। इस डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या है, एक शीशे की ट्यूब है जिसको हम सीआरटी कहते हैं, साइंस के लैंग्वेज में कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। ये शीशे की बनी होती है। अच्छा, ये आपके कमरों में भी लगी होती है, बड़ी बड़े, अक्सर आपने देखा होगा रॉड लाइक ट्यूब्स लगी होती है ना आपके कमरे में, ट्यूबलाइट्स, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, वो भी सीआरटी है, वो भी कैथोड रे ट्यूब है। वैसी ही ट्यूब होती है लेकिन थोड़ी बनावट में मुख्तलिफ होती है। करना क्या हमने, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इसके अंदर मौजूद हवा, जो भी ट्यूब के अंदर हवा है उसको पहले निकालना होता है बाहर, सारी हवा निकल जाए, हवा ना हो इसके अंदर, कोई गैस ना हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्लेटें लेते हैं, आप लोग देख रहे हो। एक प्लेट मेटल की बनी होती है, ये प्लेट, जिसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इसको फुल स्क्रीन करके दिखाएं, हाँ। और दूसरी प्लेट भी मेटल की बनी होती है और उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाते हैं यहां पर। अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए मैं अपनी पीपीटी पे आता हूं और फिर मैं दिखाता हूं कि ये हो क्या रहा है। पीपीटी खोलें जरा। अच्छा जी, ये देखें, ये वही कैथोड ट्यूब है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब जरा बात को बड़े ही ध्यान से समझना आपने। ये वो प्लेट है जो नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये वो प्लेट है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड प्लेट है बेटा, वो मेटल की बनी होती है, मेटल की। और आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि मेटल्स, मैटर की वो हालत होती है, मादे की वो शक्ल होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा आजाद इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपके क्लास टीचर आपको ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि मेटल्स की खास बात क्या होती है कि उसके अंदर फ्री आजाद इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, स्क्रीन पे मुझे लेके आए कि मैं अगर पॉजिटिव प्लेट हूं, मेरे सामने मेटल है, उस मेटल में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है बेटा, माइनस। क्या चार्ज होता है, माइनस। तो मैं एज अ पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। भाई इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम लेके कैसे आए, बैटरी की मदद से। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो पॉजिटिव सरफेस, आप इसको फुल स्क्रीन करें, पॉजिटिव सरफेस क्या करेगी बेटा, नेगेटिव सरफेस जो कि मेटल की बनी हुई है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे यहां से आएंगे। साइंटिस्ट को नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइंटिस्ट तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहे थे, एक ट्यूब जिसमें कोई गैस नहीं, उसमें से करंट पास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता था कि उनके इस एक्सपेरिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लेंगे। तो जे थॉमसन बेसिकली कर क्या रहा था, वैक्यूम में से, वैक्यूम कहते हैं उस एरिया को जहां नो गैस, कोई गैस ना हो, वैक्यूम में से करंट पास कर रहा था और करंट की खसूसियात को जानना चाह रहा था। तो उसने अचानक क्या देखा कि वैक्यूम क्रिएट करने पर उसने ये देखा कि कैथोड सरफेस से, अच्छा कैथोड किसे कहते हैं मैं ये बता दूं बेटा, जो नेगेटिव सरफेस होती है, साइंस
केमिस्ट्री में साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको कैथोड सरफेस कहते हैं, और जो पॉजिटिव सरफेस होती है बेटा हम उसको एनोड सरफेस कहते हैं। अब एनोड सरफेस जो कि पॉजिटिव सरफेस है, उसने कैथोड सरफेस से इलेक्ट्रॉन खींचे और ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। दोबारा सिमुलेशन प्ले करें। अब जरा सिमुलेशन को गौर से देखना है आपने। ये देखें स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है नेगेटिव सरफेस से ग्रीन ग्रीन कलर के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहे हैं। ये जो ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, चूंकि ये नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, और मैंने अभी बोला नेगेटिव सरफेस को क्या नाम देते हैं, कैथोड सरफेस। ये फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस, जरा लेक्चर में ध्यान दें। तो बेसिकली चूंकि ये नेगेटिव सरफेस को कैथोड सरफेस कहते हैं, और शुरू में साइंटिस्ट ने ये निकलने वाले पार्टिकल्स को कैथोड पार्टिकल्स का नाम दिया, इन्हें कैथोड रेस का नाम भी दिया। अभी ये नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन है, अभी सिर्फ ये पता है कुछ निकल रहा है नेगेटिव सरफेस से पॉजिटिव की तरफ। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके गिर्द एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। जरा गौर करो, यानी कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाऊं, इसको मिस कर दूं, तो ये रेस सीधी आ रही थी। पॉजिटिव हिस्से में छोटा सा सुराख था, उस सुराख में से ये रेडिएशन गुजर के सीधी आ रही थी। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने एक बैटरी बाहर एक और बैटरी लगाई, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स लगाए, तो ये रेस की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे हो गई। ये रेस की डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे हो गई। इससे ये पता चला कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये पार्टिकल्स अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ये कंफर्मेशन होती है कि पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, चार्ज मौजूद है। चूंकि हमारा SLO नहीं है ये, इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। सादा लफ्जों में बताऊं तो कैथोड रे के इस तजर्बे से एक चीज साबित हुई कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं नेगेटिव जर्रात, और उन जर्रात को बाद में जाके क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। इस तरह जे थॉमसन ने इस तजर्बे की मदद से लोगों को यह साबित किया कि एटम सादा बिलियर्ड बॉल की तरह नहीं होते, जिस तरह डॉल्टन ने कहा था। एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, जिनको बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। और यह तजर्बा वो वजह बना इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए। अब मैं आपको एक और तजर्बा दिखाता हूं जिसमें प्रोटॉन की पहचान का पता चला। उसके बाद मैं आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम दोस्त जो मेरे टीचर यहां मौजूद हैं, फर्दर वो बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को बाद में क्या करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। कैथोड रेस क्या है और एनोड रेस क्या है, बताना सिर्फ बच्चों को यह है कि ये दो तजर्बात वजह बने एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस की पहचान करने में और पॉजिटिव चार्जेस की पहचान करने में। चलें जी, अब वापस चलें। अच्छा जी, ये क्या तजर्बा है, इस तजर्बे से हमने पॉजिटिव रेस को डिस्कवर किया। शाबाश बेटा, आपने जरा गौर से देखना है। मैंने इस सरफेस को क्या नाम दिया हुआ है, एनोड। पहले ही बता के आऊं कि एनोड वो सरफेस है जिसपे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। मैंने इस सरफेस को क्या नाम दिया हुआ है, शाबाश, कैथोड। कैथोड उस सरफेस का नाम है जिसपे क्या चार्ज है, नेगेटिव। इस तजर्बे में क्या किया गया, जो कि गोल्डस्टेन साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये तजर्बा परफॉर्म किया था। क्या किया था उसने कैथोड में सुराख कर दिए, परफोरेटेड कैथोड, ऐसा कैथोड, ऐसी नेगेटिव सरफेस जिसमें उसने सुराख कर दिए। सुराख करने के बाद क्या हुआ, पहले सुराख कहां पर था, सिमुलेशन दिखाएं जरा। पहले सुराख कहां पर था, गौर करो। पहले सुराख बेटा पॉजिटिव प्लेट में था। अब नए तजर्बे में सुराख नेगेटिव प्लेट में कर दिया गया। पॉजिटिव प्लेट में तो था, लेकिन नेगेटिव प्लेट में भी क्या कर दिए गए बेटा, सुराख कर दिए गए। जस्ट अ मिनट, इस हिस्से पे जरा मुझे स्क्रीन में लेके स्टूडेंट्स, इस हिस्से पे नेगेटिव प्लेट में भी क्या कर दिए गए, सुराख कर दिए गए। अब इन सुराखों की मदद से क्या पता चला, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स।
ये देखें इस तरफ से रेडिएशंस यानी इधर से उधर रेडिएशंस जा रही हैं और सुराख में से गुजर रही हैं। इससे पता चलता है कि रेडिएशन इस तरफ से आ रही हैं। लेकिन यहां सुराख करने से क्या हुआ कि कुछ रेडिएशंस को हमने इधर से उधर जाते हुए भी देखा। रेडिएशंस इधर से इधर आ रही थी जो कि नेगेटिव रेडिएशंस थी, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन कुछ रेडिएशंस को हमने इधर से उधर जाते हुए भी देखा तब जब हमने नेगेटिव सरफेस पे क्या किए, सुराख किए। अब नेगेटिव सरफेस पे सुराख करने से हुआ क्या, बेसिकली देखो जरा उस पीपीटी पे जाने। ये टीचर्स मैं इसको जरा क्लास में बच्चों को जरा हेल्प करें समझने में, होगा क्या जरा देखें बेटा। इस ट्यूब के अंदर ये जो आपको येलो येलो कलर का नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। सर आपने तो गैस के पार्टिकल्स को ट्यूब से निकाल दिया था, फिर कहां से आ गए ये? सर आपने तो कहा था कि गैस नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, तो ये कहां से आ गए? अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने क्लासरूम के फर्श पे से सारी डस्ट रिमूव कर दो, तो आप 10 साल भी सफाई करते रहे ना क्लास की, तो फिर भी चंद डस्ट के मॉलिक्यूल्स या चंद डस्ट के पार्टिकल क्लास में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास में से 100% डस्ट को रिमूव कर दें। सिमिलरली ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस ट्यूब में से 100% गैस को निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ गैस के मॉलिक्यूल बच गए, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कैथोड रेस का टकराव हुआ। जैसे ही कैथोड रेस का टकराव हुआ तो कैथोड रेस के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कैथोड रेस के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये टीचर आपको क्लास में बताते हैं। और जिसकी वजह से एटम्स पे बेटा क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव चार्ज में खाली क्या मौजूद था, प्रोटॉन मौजूद था। और वो प्रोटॉन फिर इस सुराख में से गुजरा, जिसको बाद में हमने क्या नाम दिया, कैनाल रेस। और यही कैनाल रेस वजह बनी पॉजिटिव रेस यानी प्रोटॉन को पहचानने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट मददगार साबित हुआ। हमारे एसएलओ में नहीं है, लेकिन चूंकि हमें पता होना चाहिए, जरा मोज़ैक पे जाएं। जी मोज़ैक पे जाएं। हमें पता होना चाहिए कि जब हम डॉल्टन मॉडल से थॉमसन वाले मॉडल पे आएंगे, तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। दोनों को मैंने किताब में लिखा हुआ है। बाकी आपके क्लास टीचर आपको फर्दर हेल्प करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं अपना लेक्चर यहां रोक रहा हूं, यहां खड़ा हूं। किसी भी किस्म का मेरे से क्वेश्चन हो, मैं हाजिर हूं। बाकी क्लास टीचर एक्टिवली क्लास में इन दो कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करें ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लास्ट पे मैं दोबारा से सिमुलेशन दिखाऊंगा आपको, ताकि आपके टीचर के बताने के बाद दोबारा आप इसको कॉन्क्रीटली इसको समझ लें। जी बाकी मैं क्वेश्चन लेता हूं, लिटिल स्टार से भी क्वेश्चन लेता हूं। बाकी टीचर्स काइंडली अपनी अपनी क्लास में इंगेज करें, इन दो चीज़ों को कोशिश करें समझ आ जाए बच्चों को। अगर ये समझ आ गया तो फिर हमें बाकी चीज़ें समझना आसान है। अभी ये सलूस कंप्लीट नहीं हुए, सिर्फ अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट की है। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा, इनका माइक अनम्यूट करें। बाकी बच्चे अपना अपना काम करें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने डाल्टन के नजरिए पे 3 बातें कही कि एटम जो है वो बिलियर्ड बॉल की तरह का होता है और एटम्स के मिलने से कंपाउंड बनता है। तीसरी चीज आपने कही कि एटम कन्वर्टेबल है। नहीं, मैंने कहा डाल्टन के आई मुताबिक एम नॉट एटम रॉन्ग। कन्वर्टेबल नहीं होता। डाल्टन के मुताबिक एटम एक एटम से दूसरे एटम में हाँ, कन्वर्टेबल नहीं होता, लेकिन आज के दौर में हम कर लेते हैं। आज के दौर में क्या इसे रेडियो एक्टिवली किया जाता है या हाँ जी, फिर रेडियो एक्टिवली मैं कह रहा हूं ना। रेडियो आप एक्टिवली किया हाँ, रेडियो एक्टिवली आपको पता है कि या तो फिर हम ऐसा करते हैं, फ्री न्यूट्रॉन फॉल करवा के, आपको पता होगा फ्री जाता है? न्यूट्रॉन फॉल करवा के वो न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन ही चेंज कर देते हैं। यूरेनियम सिस्टम के अंदर जो है करवाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में करवाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल वही है। वो मैंने बस इशारा दे दिया बच्चों को, क्योंकि चैप्टर 3 के एंड पर हमने करना भी है। रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक भी है चैप्टर 3 के एंड पे ना, उसके एसएलओस भी हैं। तो मैंने इसलिए इशारा दे दिया कि ये होता है, लेकिन डाल्टन ने कहा नहीं होता। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह मैंने इसी एंगल में बात की है। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू। फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस, आपने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम।
सर ये जो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो तब ये गैस पार्टिकल मौजूद नहीं थे इसमें, जिसकी वजह से हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी उसी में मिल जाती। एक सवाल तो ये है, और दूसरा ये है कि हम परफोरेटेड क्यों यूज करते हैं, सिंपल मेटेलिक इलेक्ट्रोड को क्यों यूज नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं ना, तो हर साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन में कमी बेशी रहती है। जे थॉमसन की ऑब्जर्वेशन में ये चीज आई नहीं, यानी कि वो सिमुलेशन प्ले करें उस पे से ना, मैं इसका जवाब देता हूं जरा। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये वो दूसरी वाली जावा लैब वाली। हाँ जी। देखें, ये एक्सपेरिमेंट है थॉमसन का। उसने सिर्फ क्या किया, नेगेटिव प्लेट ली, कोई सुराख नहीं था। पॉजिटिव प्लेट में उसने इस नियत से सुराख किया कि नेगेटिव पार्टिकल्स यानी नेगेटिव प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उनको आगे मैं मैग्नेट में से गुजार के देखूं या उनको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार के देखूं, ताकि मैं इन चार्जेस की नोयत को समझ सकूं। अब उसने इस तजर्बे के बाद सिर्फ यह कंक्लूजन निकाल दिया कि एटम्स के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। एक बात तो ये हो गई। गोल्डस्टाइन ने क्या किया, दरअसल यहां पर ये जरा पावर पॉइंट खोलें। इस तजर्बे के दौरान भी ये प्रोसेस हो रहा था। ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया ना, कि इसको साफ कर दें जरा। बाकी मैं क्वेश्चंस लेता हूं, इनका मैं पहले आंसर करता हूं। ये देखें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। रास्ते में गैस मॉलिक्यूल पहले भी थे, जे थॉमसन के दौर में भी थे। जे थॉमसन के दौर में भी कैनाल रेस प्रोड्यूस हो रही थी। कैनाल रेस कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का रास्ते में मौजूद मॉलिक्यूल्स के साथ जब टकराव होगा गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो गैस मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन टकराने पे मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, जिससे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये मॉलिक्यूल अपना सफर शुरू करेंगे किस तरफ, ये उस तरफ सफर शुरू करेंगे जिस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मॉलिक्यूल पे खुद पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल नेगेटिव प्लेट की तरफ सफर कर रहे थे। ये पहले भी हो रहा था, जे थॉमसन के दौर में भी हो रहा था, लेकिन थॉमसन भाई को ये नजर क्यों नहीं आया, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल से रोशनी निकल रही है, जरा इस चीज को समझें। अब ये रोशनी इस तरफ जा रही है, रोशनी इस तरफ जाने का मतलब ये सोर्स है, तो रोशनी इस तरफ जा रही है। अब समझ लो, ये मेरा हाथ जो है, ये मेरा हाथ जो है, ये कैथोड सरफेस है। पहले इसमें सुराख नहीं थे, तो रोशनी इसमें से जा रही थी और एक रोशनी इसके ऊपर पड़ रही थी। अब जिस सोर्स में से रोशनी निकल रही हो, उसी सोर्स पे रोशनी पड़ रही हो, तो उसका पता नहीं चलता, उसका पता ही नहीं चलता। अब इधर से निकलने वाली रोशनी, इधर से निकलने वाली रेस कैथोड रेस के नाम से तो हम जान चुके थे। बाद में जब इसमें से सुराख किए गए, सुराख करने से क्या हुआ, इस पे पड़ने वाली रोशनी सुराखों में से जब निकली तो पता चला कुछ ऐसा भी है जो उधर से इधर आ रहा है। सुराख नहीं थे तो रोशनी के पड़ने की वजह या रोशनी के पड़ने का एहसास नहीं था। जैसे ही कैथोड में सुराख किए तो एनोड रेस जब यहां से गुजरी तो पीछे ट्रेवल की, उससे पता चला कुछ ऐसा भी है जो सामने से आ रहा है। ठीक हो गया। ये अब आप बच्चों को समझा दें आसान लफ्जों में, ये मैंने वजह बता दी है। किड्स एजुकेयर, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी जो पढ़ाया वो एसएलओ में नहीं है, लेकिन ये वर्कशीट में तो नहीं आएगा ना? देखें, हमारा काम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। समटाइम पता क्या होता है, एसएलओ को समझने के लिए बेसिक चीजें होती हैं आसपास। तो हमारा सारे का सारा नजरिया जो है वर्कशीट्स का, लेक्चर्स का, वो सिंपल है कि हमने करना क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, याद नहीं कुछ करना, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। इट्स लाइक अ मूवी, मूवी के अंदर हम शुरू में कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। तो वर्कशीट में ऐसी चीजें होंगी, लेकिन एक दो लफ्जों में उनका जवाब देना होगा, ज्यादा से ज्यादा जवाब नहीं देना होगा। क्या वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही होगा ना, क्या होती है कैथोड रेस, तो आप बोलोगे जो कैथोड से आती हैं, जो कैथोड से आती हैं। क्या होती हैं, कैनाल रेस, आपने बोलना है जो कैथोड के ऑपोजिट ट्रेवल करती हैं वो कैनाल रेस है। वाई दे आर कॉल्ड कैनाल रेस,
क्योंकि ये सुराखों में से गुजरती हैं। सुराख छोटे छोटे गोल गोल सुराख होते हैं, इन्हें हम कैनाल्स भी कहते हैं। सुराखों के अंदर जो चैनल्स होते हैं उन्हें कैनाल्स भी कहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैनाल रेस। तो ये वर्कशीट में आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, रहीम यार खान, क्या क्वेश्चन है आपका? ये जे जी मेरा सवाल ये था कि जो लेटेस्ट स्टूडियो है सबसे, उसमें क्या कोई खामी नहीं है जो उस पर काम नहीं हो रहा? हाँ, देखें, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक हम ये समझते हैं कि हमें खामी मिली नहीं है, यानी एटम के स्ट्रक्चर को हम कॉन्कर कर चुके हैं, एटम की साख्त को हम मुकम्मल समझ चुके हैं कि एटम होता कैसा है। वो मैंने कल दिखाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूं, दिखाएं जरा। एटम की जो मॉडर्न शेप है वो ये है, ठीक है। और इस एटम की मॉडर्न शेप के मुताबिक ये सेंटर में जो आपको सफेद कलर का बॉल नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 150 से भी ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं आज के दौर में, लेकिन बुनियादी वही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाकी जो 150 की बात कर रहा हूं ना मैं, 150 की बात कर रहा हूं, वो इन्हीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टूटने से बनते हैं। मलबा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, असल में दो ही होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। ये बाहर आपको जो नजर आ रहा नजारा, ये है इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह। जो पहले हमें लगता था, बोहर के दौर तक लगता था कि खाली शेल होते हैं, लेकिन आज के दौर में पता चला नहीं, शेल्स के अंदर भी कुछ लेवल्स हैं जो हम अपनी नाइन्थ में डिस्कस करेंगे, ये जो मॉडल अभी तक पड़ा है ये एब्सोल्यूट समझ लें कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक की मॉडर्न साइंस ने इसमें कोई गलती नहीं निकाली। कैसे गलती निकालें? कुछ भी प्रूव करना चाहते हैं हो जाता है इस मॉडल से, कोई भी बात करते हैं लॉजिकली इस मॉडल से प्रूव हो जाती है। जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट करें और लॉजिकली ये स्ट्रक्चर उसको प्रूव कर रहा है तो हम इस स्ट्रक्चर को ठीक मानेंगे। और आज के दौर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन की मोस्ट क्लोजेस्ट शेप्स को ऐसा ही देखा है। तो ये बात ठीक है कि अभी तक की जो मॉडल है उसमें कोई मसला अभी फर्दर नजर नहीं आ रहा। टाइम पूरा हो गया आपका, हमारा बायो का लेक्चर है। आज मैं तमाम टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं, देखें हम यही मॉडल इस्तेमाल करेंगे। 20 मिनट्स में मैं जो भी सिमुलेशंस और जो भी मेरी रिसर्च है मैं आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा। नेक्स्ट 20 मिनट्स में करना क्या होगा कि मेरे जो दोस्त हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो हमने जो पढ़ा होगा वो बच्चों को फर्दर इनकॉर्पोरेट कर दें। किसी किस्म का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम मिलकर बच्चों को डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सवाल है फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर जी, एक तो आपने ये बताना है कि जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं तो उसमें कैथोड में हम कहते हैं कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, और उसमें हम कहते हैं कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है प्रोटॉन के अंदर। बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने। हाँ, मैं समझ गया हूँ बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन किया। ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये पता चलता है कि बच्चे ने किताब पढ़ी है पहले एक दफा। बच्चे ने सवाल किया कि जो कैथोड है किताब में लिखा है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, जबकि एनोड जो है वो नेचर ऑफ गैस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मैं आपको इसका आसान सा जवाब देता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने बोला सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों ने मुझे बताना है कैथोड रेस कैथोड सरफेस से पैदा होती हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जबकि एनोड रेस एनोड सरफेस से पैदा नहीं होती, बल्कि एनोड रेस के बनने की वजह क्या होती है, गैस मॉलिक्यूल। ये गैस का मॉलिक्यूल है, इससे कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा, इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इस मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये है एनोड रे। अब एनोड रे चूंकि बनती ही किसकी वजह से है, गैस की वजह से। अगर आप गैस तब्दील कर दो तो गैस के तब्दील करने से क्या होगा, हर गैस का अपना मास है। कोई गैस हल्की होती है, कोई गैस वजनी होती है, क्योंकि हर गैस का अपना मास है। जैसे ही गैस तब्दील करोगे
तो गैस का मास तब्दील होगा, एनोड रेस की नेचर चेंज हो जाएगी। जबकि कैथोड रेस पैदा ही कैथोड सरफेस से होती हैं, गैस से तो होती नहीं है। जब वो गैस से होती ही नहीं है तो कैथोड रेस गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? चलें, इन क्वेश्चंस को हम कल डील करेंगे। आपके बायो का लेक्चर स्टार्ट है। बाकी वर्कशीट, क्विज मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। टीचर से रिक्वेस्ट है कि उसको वो क्लास में मैनेज करें। बाकी इंशाल्लाह इसको कल लेके चलते हैं। शुक्रिया।